जैसे मैंने कहा, मैं दो कविताएं सुनाता हूँ। आप लोग जो सुना चुके हैं उसी में से। उसमें एक तो है घोषणा। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैनाती का हुक्म 2:30 बजे रात, विरोधियों की नजरबंदी का आदेश 2:45, चीनी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि के इर्द गिर्द, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, विदेशी मेहमान का विमानपत्तन पर स्वागत 3 बजे, हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण जीवन में नहीं। राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में, नए नए भेष में, अलग अलग घात में, जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता, फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता, खोलता बदरू की पाठी, गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी, जीवन में नहीं। माना कि वहां बहुत उजाला है, माना कि वहां बहुत उजाला है, फिर भी रात तो है ही। और इधर आलम ये कि 9 बजते बजते ढेर, और 10 तक तो देह के सारे पुर्जे खोल, मैं विसर्जित हो जाता हूँ नींद के महासमुद्र में। सो मैं भारत का एक नागरिक एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी। देखिए, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो बात सिर्फ ऐसे ही, चूंकि अब इस भवन में होने पर कुछ शिक्षक जैसा मुझ में जगने लगता है। तो आज ही वागर्त के नए अंक में, दिसंबर का अंक है, उसमें बिल्कुल आखिर में कुछ छोटी छोटी कथाएं दी हुई हैं। उसमें एक कथा है शेख सादी की। एक राजा की तबीयत बहुत ही गड़बड़ थी। शेख सादी को बुलाया गया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप बस सोइए। राजा ने कहा कि सोएंगे तो कैसे राज, कैसे चलेगा, कितना सोएं? कहा कि आप बस सोते रहिए, जितना ज्यादा सो सकें। फिर वो परेशान, कैसे, फिर कौन देखे? आप जब तक सोए रहेंगे अमन चैन रहेगा। जहां आप जगे खतरा। तो अब ये उस कहानी को भी याद करिए। अब देखिए, कविता जो बनती है तो बहुत तरह की चीजों से बनती है। वो मतलब एक पूरी पाकशाला है और दुनिया के सारे मसालों का व्यवहार करके बनती है। आखिरी पंक्ति इसमें है, सो मैं भारत का एक नागरिक एतद द्वारा घोषणा करता हूं। ये कहां से ली गई? ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के बिल्कुल आखिर में है, एतद द्वारा घोषणा करता हूं। तो कविता उपजहि अनंत छवि लई है, वो तो तुलसीदास का है ही, लेकिन ये भी है कि उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक होती हैं। जो भी कविता बनती है वो ऐसे ही नहीं बनती है, और वो बहुत मेहनत का, बहुत 24 घंटा सोचने का काम है, वो पूरा वक्ती काम है। लोग कहते हैं, मैंने अभी एक नौजवान ने मुझको भुवनेश्वरी में कहा, अभी 3-4 दिन पहले, कि दुनिया में 2 ही चीजें हैं। पुरी में श्मशान घाट को दिखला के उसने कहा कि एक तो ATM है 24x7, दूसरा ये श्मशान घाट है 24x7। उसमें तीसरा जोड़िए कि कवि कर्म भी 24x7 है, 24 घंटा का काम। तो इस तरह ये कविताएं बनती हैं। अब मैं एक वो कविता सुनाता हूँ जो तरुण जी ने शुरू में सुनाई, योगफल। तरुण जी, वो किताब आप आइए।
योग फल। अब ये पूरा इसमें जो अरुण जी ने इतना अच्छा पाठ किया इसका, सारे जो रूपक बिंब आते हैं वो आते हैं योगासन के। योगासन में ये इतने तरह जितने जीव जंतु हैं उनको लेकर आसन बने हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? आखिर इसका अर्थ क्या हुआ? योग फल इसका शीर्षक है और ये आखिरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरे पिछले संग्रह से है। नया संग्रह अगले साल आएगा और तब मैं वो लेकर फिर आपके पास आऊँगा। जी जी बिल्कुल। योग फल। कभी कभी मैं उस वज्र की तरह लगना चाहता हूँ। तो वज्रासन होता है ये वो। कभी कभी मैं उस वज्र की तरह लगना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ क्या कुछ चल रहा है उस मयूर, उस कुक्कुट की देह में, इस ब्रह्म मुहूर्त में। कभी कभी मैं ताड़ का पेड़ होना चाहता हूँ। तब तो जानूंगा क्या मतलब इतनी दूर फल लटकाने का। कभी कभी यह भी इच्छा होती है कि व्याघ्र या मार्जार बनूं। कभी भुजंग, कभी वक्र, कभी उल्लू यानी उल्लूक। अब उल्लूक कहने में तो थोड़ा गड़बड़ है ना, तो उल्लूक ही बनना बेहतर है। उल्लू क्यों बने? कोई ये नहीं कहता कि मैंने उसको उल्लूक बना दिया। देखिए तत्सम और देशज का क्या अंतर होता है। तत्सम में भी वही हो रहे हैं आप, लेकिन देशज में कहने पर वो गाली लगता है। कभी भुजंग, कभी वक्त, कभी उल्लू यानी उल्लू। सारे पशु पक्षियों वनस्पति में भटकता फिरूं। वन वन जल थल नभ 84 लाख योनियों में, और अंत में शव। सारे आसन करने के बाद योगासन करने वाले शवासन करते हैं, तो वो शव की तरह निश्चेष हो जाते हैं। और अंत में शव। क्या सोच रहा होगा वह शव इस वक्त, जब रात के 1:30 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं शवगृह में। लेकिन सबके लिए कितना बदलना पड़ेगा मुझे, कितना अपनापा, कितना दुलार इन क्षुद्रतम जीवों, इस सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड से। और तब कितना होगा मेरा कुल योग बाबा गोरखनाथ, जब अन्न को भी भूख लगेगी, पानी को प्यास, तब मेरा योग फल कितना होगा बाबा गोरखनाथ। भिक्षा दो मां भिक्षा। रात को किसी ने नहीं पढ़ी है वो भी आप जिससे आप लोग क्या दूसरे महान उपन्यासकार ने कहा कि हेमिंगवे की कहानियां आइसबर्ग के टिप की तरह होती हैं। जो आइसबर्ग बने हिमखंड जो समुद्र में तैरता है, उसका एक छोटा इतना सा हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी समूचा 90% पानी के नीचे होता है। मार्केस कहते हैं कि हेमिंगवे की कहानियों को पढ़ते हुए आपको वो हिस्सा ढूंढ के निकालना होता है। ऐसे ही कविताओं के साथ भी होता है, बाकी हिस्सा आपको ढूंढना पड़ता है, उसके स्रोतों की पहचान भी करनी पड़ती है। जैसे देखिए, ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं। जब अन्न को भी भूख लगेगी, पानी को प्यास, ये पंक्ति ये किसकी? ये है गोरखनाथ। और ये भारतीय दर्शन परंपरा का एक खास पंथ है जो मानता है कि सब कुछ में जीवन है। यानी अन्न है,
जो हमारी भूख को मिटाता है, लेकिन खुद उसमें भूख होती है। पानी में भी प्यास होती है। और आखिरी जो है भिक्षा तो मां भिक्षा, ये राजा भर्तृहरि का। जब आप योग में दीक्षित होते हैं और तो सबसे पहले भिक्षा आपको मां से, जो सबसे कठिन व्रत होता है, और वहाँ बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ जोड़ करके एक कथरी की तरह भी कविता बनती है, ऐसा भी होता है। अब एक आखिरी कविता जो आपके अध्यक्ष और हमारे मित्र का आदेश है, मैं वो पढ़ता हूँ, जो आप में से किसी ने नहीं पढ़ी वो। मैं सोच रहा था कि धार पढ़ दूंगा, लेकिन वो भी आपने पढ़ ही दिया। तो क्यों न एक आध कविता यौन प्रेम के अनुभव पर मैं पढ़ूं, जिसको किसी ने कहा, मेरा लिहाज करते हुए शायद। तो मैं उसमें से एक कविता पढ़ता हूँ। ये कविता भी सिंधी के सूफी कवि हुए शाह लतीफ, उनके संग्रह को पढ़ के ये कविता हुई। इसका शीर्षक है मेघ। मेघ मतलब जैसे तंबू होता है ना, तंबू की रस्सी जिस खूंटे पे गाड़ी जाती है, बांधी जाती है, वो मेघ है। मेघ मतलब खूंटा, कील। हाँ, कील, बिल्कुल सही, कील। भाई बाहर के लोग ज्यादा होशियार हैं। कील, मेघ, बहुत सही शब्द कील ही हो। मेघ, मेरे दिल में इतनी मेघें हैं कि तन सकते हैं प्यार के 1000 शामियाने। मेरे दिल में इतनी मेघें हैं कि तन सकते हैं प्यार के 1000 शामियाने। पर हाय, जिस किसी काद को बनाया कासिद, वही कंकाल पर ठहर गया। कासिद समझते हैं, जिससे चिट्ठी भेजी जाती है प्रेमिका को, उसको कासिद कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। मेरे दिल में इतनी मेघें हैं कि तन सकते हैं प्यार के 1000 शामियाने। पर हाय, जिस किसी काग को बनाया कासिद, वही कंकाल पर ठहर गया। पूर्णिमा का चांद दिया, पूर्णिमा का चांद दिया घुमाता है मुझको चाक पर अपने। घुमाते घुमाते एकदम छोड़ता हाथ, मैं गिरता हवाओं पे उभरता खुलता। पूर्णिमा का चांद मैं तुम्हें सोचता हूँ बहुत, जल रही लालटेन सूखी लिपि भूमि पर, और तुम देख रही धूल की परछाई, और तुम देख चमक रही शीशे सी। यहां तो बादल हैं चारों तरफ, भीतर धुंध सालों से ठहरा। रात भर बैठ चली गई भेड़ें, खाली खेल फिर वही शीत। सबसे छुपा बांधता हूं रोज पट्टियां चुपचाप, सबसे छुपा बांधता हूं रोज पट्टियां चुपचाप। देखता हूं घाव अपने खोलकर हर रात, मेरे दिल में इतनी मेघें। वाह।